बच्चों? सुन पा रहे हो मुझे सभी बच्चे? हेलो, सुन पा रहे हो बच्चों? सुन पा रहे हो सभी? क्लास स्टार्ट करें? आवाज आ रही है बच्चों सबको? कम सी आ रही है सर बहुत धीरे आ रही है। सर बहुत स्लो है, बहुत स्लो। बहुत लो, ये सर स्लो आ रही है आवाज। बहुत स्लो आ रही है सर। अब आ रही है? अब क्लियर आ रही है? नहीं सर, स्लो आ रही है। बहुत स्लो है, बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है आवाज। सर। मतलब आवाज तो आ रही है पर सर वो आवाज आ रही है आवाज लेकिन की सर वॉल्यूम धीरे आ रही है बहुत। सर मुझे सुनाई तक नहीं दे रही। सर मुझे सुनाई भी नहीं दे रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है क्लियर? नो सर, अभी भी नहीं आ रही, लो आ रही है सर, आ रही है लेकिन लो आ रही है। सर बहुत ज्यादा स्लो है। सर अब ज्यादा स्लो हो गई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब आ रही है सही? यस सर। सर वैसी है जैसे पहले थी। पहले जैसे थी वैसे ही है अभी भी? सर थोड़ी अच्छी आई है। सही है सर थोड़ी सर थोड़ी बढ़िया। बढ़िया ठीक नहीं। सर ठीक है, ठीक है। ये सर ठीक है। सर सर डाउट है, वॉइस ठीक है पर सर अब सर ठीक है सबको अब। चुप बैठना यस पड़ेगा, सर। मतलब अलग से डाउट पूछने पड़ेंगे वरना आपकी आवाज नहीं आएगी। सर अब कौन वो बहुत कम हो गए सर, चैप्टर्स भी सीबीएस ने रिड्यूस कर दिया है। सर मैथ्स का बता दो कौन से हो। ओके सीधी और देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है अभी। देखना पड़ेगा, अभी देखा नहीं है मैंने। सर सीबीएसई में कम ठीक है? बोल लो। कर आता है सर। ये माइक में क्या प्रॉब्लम हो गई पता नहीं। सर मैथ्स में बस अब 6 चैप्टर आ रहे हैं सर, बस 6 चैप्टर। कौन कौन से? सर अब आ रही है, सर अब आ रही है आवाज। मैथ्स में सर 6 चैप्टर आ रहे हैं बस। उत्कर्ष कौन 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 से से आ आ रहे रहे हैं? हैं? भाई सॉरी 6 यूनिट। सीबीएसई में? सीबीएसई में? सर ये तो आधे हाँ, कर दिए चैप्टर, 30% बोला था 50% कर दिया। यस सर कुछ ज्यादा ही हो गया। सर SST में कितने हुए भाई? सारे उड़ा दिए, सिस्टम में कम क्यों उड़ाए हैं? टर्म 1 नहीं है टर्म। सॉरी सर 13 हुए, 13 है सर। कौन सा चैप्टर हटा दिया फिर? सर आई थिंक कोई चैप्टर नहीं हटाए हैं सर, कुछ 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 टॉपिक्स हटा दिए हैं बस। हाँ सर कुछ कॉन्सेप्ट कम कर दिए हर सर चैप्टर से। सर और इतना ज्यादा कुछ नहीं करा, कुछ जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे उनमें से कुछ जो मतलब थोड़ा से कम करे सर, कोई चैप्टर एज सच नहीं हटाया। अच्छा 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 ठीक है। आई थिंक अब आवाज आ रही है क्या? समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर अब क्लियर है। यस सर परफेक्ट। क्लियर। ओके ठीक है, फिर तो चलो काम हो गया, नहीं तो मुझे लगा आज फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई वाले पार्ट पे क्या एक्सक्लूड किया है, क्या इंक्लूड किया है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं देख लूंगा एक बार उसके बाद। ठीक है अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ऐसे भी आज पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में नेचर ऑफ रूट किया था, याद करो। नेचर ऑफ रूट किया था जिसमें हम लोगों ने ये समझा था Yes, कि sir. हाँ अगर डिस्क्रिमिनांट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, अगर ये डी अगर ग्रेटर देन 0 था तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को ही अनइक्वल भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट कह लो आप या
अनइक्वल कह लो, एक ही बात है। और डी अगर लेस देन 0 था तो नॉट रियल रूट। इनफैक्ट अगर डी अगर इक्वल टू 0 था तो इक्वल रूट्स कहते थे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डी अगर लेस देन 0 था तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये हम लोगों ने सीखा था नेचर ऑफ रूट पे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके मैंने मॉड्यूल से लिया हुआ है, और ये इसी के ऊपर कंप्लीटली इसी 3 मतलब कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग इसको ट्राई करो। जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें कहा गया है आपसे, देखो ध्यान से सभी बच्चे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम। तो नेचर ऑफ पहले फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा और देखना होगा कि क्या वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो उसके अकॉर्डिंग आप नेचर उसका एक्सप्लेन कर सकते हो, है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आप लोग चाहो तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओ सभी बच्चे। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स। अच्छा, उदय ने आंसर दे दिया, आर्यन ने भी दे दिया, तनिष्क, इतनी जल्दी, वेरी गुड। सर मैंने सेकंड का दिया। अच्छा, तनिष्क ने सेकंड का दिया हुआ है। प्रणय ने भी आंसर दे दिया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सौम्या, संभवी, ऋषभ, प्रखर, ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले तो डी चेक करेंगे। बट बेटा सबसे पहले इसमें ये देख लो आप कि ए आपका 2 है, बी -6 है और सी 3 है। अब मुझे तो याद हो गया है, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को, एक आध बच्चों को हो सकता है डिफिकल्ट लगे ये, मतलब आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये लिख लिया करो ऊपर में, ए 2 है, बी -6 है, सी 3 है, ध्यान से देखो। तो सारे क्वेश्चन होंगे। पांचों कर लिए? यस सर। ओके, वेरी गुड, तुम कुछ कमाल करोगे। सो मैंने भी कर लिया। तुमने भी कर लिया, तुम भी करोगे कमाल। सब कमाल वाले बच्चे हैं यहाँ पे। देखो ये ग्रेटर देन 0 आया तो सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन वी कैन क्लेम कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे ही आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। इसमें क्या आएगा, इसमें नॉट रियल आएगा, सीधी सी बात है ना। 9 -20, हाँ -11 आ जाएगा तो लिखेंगे रूट, डी आ जाएगा लेस देन 0 तो कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। ओके, अब इसका हम क्योंकि कई बच्चों ने तो पूरे सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो रुको 1 मिनट रुक जाओ, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ट्राई करने दो बाकी बच्चों को भी। ये डिफिकल्ट है मामला, कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी कर दिया, कुछ बच्चों ने अभी नहीं किया होगा। तो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये सेकंड पार्ट है आपका, फॉर इक्वल रूट्स डी होता है 0 के बराबर। तो डी इसमें ध्यान से अगर देखा जाए ना, तो डी आपका ये है, ये क्वांटिटी -2 टाइम्स k -1, तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -4 ए अगर आप ध्यान से देखो तो k+1 है, ये रहा k+1। और सी क्या है बेटा, सी है 1, यही आपका 0 के इक्वल होगा। और फिर आप इसको ना सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स k² + 1 - 2k, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल टू -4 टाइम्स के, और ये 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा k² + 1 - 2k - k - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 तो 0 हो नहीं सकता है ना, तो ये वाली पार्ट, ये k वाला पार्ट जो है ना ये 0 होगा। तो आप इसको लिख सकते हो k² - 3k इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से आप ऐसे नहीं करना है कि 3k को उधर शिफ्ट करके k से k को कैंसिल कर देंगे। सावधानी यहाँ पर ये बरतनी है बच्चों कि k² - 3k अगर 0 आ रहा है तो आप 3k को उधर राइट साइड में ले जाके k को कैंसिल मत कर देना, ऐसे करना है, ठीक है। k कॉमन लेंगे और फिर k इंटू k -3 को 0 रखेंगे, तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर 3 हो जाएगी। तो k यहाँ पर 0 और 3, इसका आंसर क्या होगा, 0 और 3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और 3, ये दो में से कोई भी आंसर हो सकता है, 0 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
हाँ बोलो। सर k -3 मतलब जब हमने k बाहर ले लिया तो सर हम उस k को उधर ट्रांसपोर्ट भी तो कर सकते थे RHS में। के को ट्रांसफर नहीं करना है, आरएचएस में ट्रांसफर नहीं करते हैं बच्चे। अब समझो इस बात को यहाँ पर कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है, हमें यस सर। ये के स्क्वायर माइनस 3 के 0 के इक्वल दिया हुआ है। हमें जानना ये है इसमें कि के की ऐसी क्या वैल्यू है सच दैट के स्क्वायर माइनस 3 के 0 के बराबर होगा। के की ऐसी क्या वैल्यू है सच दैट के स्क्वायर माइनस 3 के इज इक्वल टू 0 होगा। तो फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करेंगे तो k इंटू के माइनस 3 0 हो जाएगा फैक्टराइज करने के बाद। अब यहां से भी आप समझ सकते हो कि दो चीजें हैं, एक है k, एक है k माइनस 3, और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो नेचुरल सी बात है k अगर 0 होगा तो भी बात बन जाएगी, है ना, LHS 0 हो जाएगा। k अगर 0 हो जाए तो भी ये पूरा LHS 0 हो जाएगा, और k अगर 3 हो तब भी ये LHS पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 0 या 3 आंसर हम कहते हैं। सर ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी लॉजिक कह सकते हैं। थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के व्हिच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए होता है, लिखते हैं हम, फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर तो आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की जगह पे k है, c की जगह पे 1 है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4k, 4 इंटू के इंटू 1 4k ही होगा बेटा, 4 इंटू के इंटू 1 4k होगा, ग्रेटर देन 0। और फिर 4 को ग्रेटर देन आप लिख सकते हो 4k, ठीक है। और अब देखो एक काम, अगर 4 ग्रेटर देन 4k है, 4 अगर ग्रेटर देन 4k है, तो अगर हम दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर देंगे तो k जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। 1 ग्रेटर देन k का मतलब k लेस देन 1 भी लिखा जा सकता है, इसी बात को, है ना, k जो है लेस देन 1 होगा। अब k लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, समझ में आपको आया ये बात कि k माइनस 1 का मतलब हुआ कि 0.999 भी हो सकता है ना, 0.9 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, हाँ इनफाइनाइट वैल्यूज, -3 भी हो सकता है, कुछ भी। 1 से छोटी जितनी, हाँ 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होती है ना, 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सारे वैल्यूज होंगे, इधर वाली सारी वैल्यूज होंगी। मतलब k की वैल्यू आप इधर से 1 से पीछे कुछ भी ले लो, 1 से आगे 2 होता है तो वो नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन 1 से पीछे जितनी भी वैल्यू, 1 नहीं ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नहीं ले सकते हैं, 1 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, एक बात यहाँ पर मैं वार्निंग आप लोगों को दे दूं कि ये जो मैंने डिवाइड किया है दोनों तरफ 4 से, यहाँ पर देखो दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड किया है इस स्टेप के बाद, तो 4 से डिवाइड किया है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से तो आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन उल्टा हो जाता है, मतलब ग्रेटर का लेस हो जाता है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं। जब देखो मैं जैसे एग्जांपल से मैंने जो बोला है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता इसको हूँ। सेट बिल्डर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना, जो थर्ड इक्वेशन का है। हाँ जी बिल्कुल, वो सेट बिल्डर फॉर्म में के लेस देन 1 था, ये यही सफिशिएंट है, ऐसे आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, नहीं बताना हाँ, सर कि k बिलोंग्स टू इंटीजर या फिर रियल नहीं नंबर। नहीं नहीं नहीं, फिर देखो पिछली क्लास में मैंने 5 मिनट तक यही भाषण दिया था, ठीक है, ज्ञान सर प्रदर्शन के नहीं, जीरो ठीक नहीं है? होगा, हाँ के जीरो नहीं होगा। किस केस में, हाँ के 0 नहीं होगा इस केस में। हाँ सर, वो अलग से लिखना पड़ेगा ना, वो तो कॉमा डाल के। हाँ इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर एक बात और भी थी, बच्चे ने अच्छा पिक किया यहाँ पर कि थर्ड क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा अगर के को हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। यस सर। तो के 0 नहीं होगा और के क्या होगा यहाँ पर लेस देन 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू होगी बट 0 के बराबर नहीं होगी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो के लेस देन 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा देखो, एक इनइक्वालिटी में एक बात बताता हूं, देखो ध्यान से देखना कि मैं अगर लिख देता हूं बेटा 4 ग्रेटर देन 2, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है, 4 तो ग्रेटर देन 2 होता ही है। लेकिन अगर हाँ लेकिन अब ये होता क्या है कि इक्वेशन में क्या होता है कि अगर आप ना इक्वेशन लिखी हुई है कोई भी, जैसे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई, तो
तो अगर आप ना 2x कर दोगे तो वो 2y के बराबर हो जाएगा, -2x कर दोगे तो -2y के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x/3 लिख देंगे तो वो y/3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। x/-4 अगर लिख देते हैं तो y/-4 के इक्वल होता है, पता ही हमें। मतलब ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम जब इक्वालिटी दी हुई है तो। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हो आप, इक्वेशन जब होती है तो दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। और पॉजिटिव नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने सपोज -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, -2 से, तो ये गलत हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है। -2 ज्यादा नहीं होता है -1 से, है कि नहीं। -1 जो है सर ये लॉ ऑफ ट्रैक्टोनॉमी है। हाँ जैसे कोई लॉ है सर, मैंने लॉ ट्रैक्टोनॉमी मैंने करके बच्चे प्रूफ निकाल अरे रखे तो हैं। कॉमन सेंस है। सर कॉमन सेंस है, पर लेकिन मैंने बुक में पढ़ा था इसे ऐसे कुछ बोलते हैं। क्या इनके भी प्रूफ होते हैं। नहीं, इसका क्या प्रूफ, इसका प्रूफ नहीं होता है। ये तो फैक्ट है एक तरीके से कि अगर Axiom आप, है। हाँ मैंने मैथमेटिकली निकाल रखा है। ये इसमें कोई इसका प्रूफ नहीं होता है, जबरदस्ती वाली सब चीजों का प्रूफ नहीं निकाला जाता है, ठीक है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये जो ग्रेटर था ये लेस देन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस से, ठीक है। सबको पता है, जैसे देखो -2 आपको पता है ना कि लेस देन -1 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दें या -3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -3 से जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्यों पता है, क्योंकि इधर तो 6 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3। तो 3 ग्रेटर देन 6 होता है क्या, 3 ग्रेटर देन 6 होता है, नहीं होता है ना। तो क्या करना होगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो आपको साइन चेंज करना पड़ता है। आई होप ये समझ में आया होगा। उतना जरूरत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जरूरत नहीं आएगी, कम ही इसका यूटिलिटी कम ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको कंप्लीट। कई बच्चे कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। 4th नंबर में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए तो आपको पता ही है क्या करते हैं, b² -4ac क्या हो जाएगा, ये 0 -80 क्या, ये क्या आएगा, 80 आएगा। -80 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√80, है ना। आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सबको। ये k² 80 के इक्वल है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। फिफ्थ नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि देखो ध्यान से देखो, तो ये a है आपका, ये आपका p जो है ये एक्चुअली b है, और ये आपका c है। 8 क्या है, c है। तो फॉर रियल रूट्स क्या होता है बच्चों, रियल रूट, फॉर रियल रूट्स b² -4ac की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताओ, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगा सर? सर इसमें इक्वल टू भी तो होना चाहिए, क्योंकि रियल तो इक्वल भी तो हो सकता है। डिस्टिंक्ट नहीं होंगे पास। एग्जैक्टली इसमें जो लिखा हुआ है ना, रियल रूट खाली लिखा हुआ है। रियल रूट का मतलब ही होता है कि डिस्क्रिमिनांट जो है ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है एंड इक्वल टू 0 भी हो सकता है। रियल का मतलब है देंगे नहीं, मतलब अभी तो रुक जाओ ना, अभी दो केस तो बनेगा, लेकिन अपने आप ये हो जाएगा। 4th क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं, 4th क्वेश्चन में, अच्छा इक्वल नहीं था, मैंने इक्वल पढ़ लिया इसको। सर ग्रेटर देन √80 ±√80 और इक्वल टू ±√80, उसमें भी तो यही हो रहा है। हाँ 4th क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन में मैंने गलत पढ़ लिया। 4th क्वेश्चन में रियल को मैंने इक्वल समझ लिया, ये रियल को इक्वल गलत समझ लिया मैंने। मुझे लगा इक्वल लिखा हुआ है, ये इक्वल नहीं है, ये रियल था भाई। 4th क्वेश्चन में रियल रूट लिखा हुआ है, इक्वल नहीं है ये, ठीक है। ये मैंने इक्वल देख लिया, समझ लिया इसको। तो रियल के लिए तो पता है आपको, b² मतलब -k² -4 × 5 × 4 की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो k² -80 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। रियल है ये, इक्वल नहीं है ना। दोनों केसेस में, ये 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन दोनों में रियल रूट्स लिखा हुआ है। तो रियल के लिए तो ये कंडीशन होती है k² -80 ग्रेटर इक्वल देन 0। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो मैं समझाता हूं आपको कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों को पता होगा तो वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से देखना। देखो
अब ये तो थोड़ा सा अलग तरह का हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे। अगर मान लो बेटा आपको ये दिख जाए, तो यहां तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा। इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जब इक्वल टू 0 होता है? तो सबको समझ में आता है कैसे करते हैं? ठीक है, ये तो सबको पता है। यस अब देखो, हाँ अब देखो जब ये इक्वल टू 0 नहीं होकर के ग्रेटर देन 0 हो जाए, चाहे लेस देन 0 हो जाए, है ना, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना, इस तरीके से कुछ भी हो जाए, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरीके की बातें आ जाए ना, तब देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये सबसे पहले मैं चलो आपको एग्जाम्पल से मैं इसका समझाता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको फैक्टराइज कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से क्या कर दो, फैक्टराइज। ओह सॉरी, -2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है, ये कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, ये कर देंगे। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद क्या करना होता है, ड्रॉ करना। अब यहां से पता नहीं चल रहा है कि एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सी लें। एक मिनट के लिए ध्यान से सुनना सभी बच्चे। अब यहां से ऐसे पता नहीं चल रहा है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे ताकि x प्लस 2 और x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू तुम अगर 4 ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 4 रख के देखो तो क्या आ रहा है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 4 यस सर। 12 आएगा। x की जगह पे 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमने क्या लिया था, x की वैल्यू 4 ली थी, इसका मतलब 4 इज तो आंसर तो है, 4 आंसर है ना। नहीं आया समझ में? x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे, x की वैल्यू अगर, हाँ x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो 6 2 12 हो गया। मतलब LHS जो है बेटा, LHS 12 आ जाएगा। और 12 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है ना, 12 तो ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब x जो हमने 4 लिया था वो इस इन इक्वेशन का, इक्वेशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन का आंसर है, क्या बोलते हैं, इस इन इक्वेशन का आंसर है x इज इक्वल टू 4। अब 4 छोड़ो, तुम 5 ले लो, 5 पे भी देखो सही आएगा। 5 पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, और 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, 5 माइनस 2 3, तो 7 3 21, तो 21 भी तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब 5 भी आंसर सही है। ठीक है, तुम 2 ले लो, 2 पे भी आंसर सही आएगा, क्योंकि 2 लोगे ना तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और 2 माइनस 2 क्या होता है 0, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि 0 या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू 0 तो है ना, इक्वल टू 0 तो है ना, इसका मतलब ये 2 भी इसका आंसर सही है इस इन इक्वेशन का, है ना। लेकिन आप 1 लेकर के देखो, आप 1 लेकर के देखो, इसमें x की वैल्यू 1 लेकर के देखो क्या होगा। 1 प्लस 2 कितना होता है बेटा, सर नेगेटिव में चल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये जो वैल्यू है x प्लस 2 ब्रैकेट में और x माइनस 2 जो ब्रैकेट में वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -3 के बराबर हो जाएगी। लेकिन -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये तो आप सबको पता है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि x इज इक्वल टू 1 जो है, 1 सॉल्यूशन नहीं है इस इन इक्वेशन का, 1 सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे क्या चेक कर करके थोड़ी देखेंगे कि वैल्यू भाई किस पे हो रहा है किस पे नहीं हो रहा है। तो इसका तरीका होता है करने का, और तरीका बहुत ही सिंपल सा है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो क्या होता है, जैसे ही आपको इस तरह का कहीं पर इन इक्वेशन दिख जाए, फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ करो, और उसके बाद ये देखो कि ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो कहां कहां पर 0 हो जाएंगे। ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो 0 कब कब 0 हो जाएंगे, जब x की वैल्यू -2 होगी या 2 होगी तब 0 होंगे। एग्री सभी बच्चे, जब x की वैल्यू -2, ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट देखो कहां कहां 0 हो रहा है, उन दोनों वैल्यूज को लोकेट कर दो। कहां कहां 0 हो रहा है बेटा, -2 और 2 पे 0 हो रहा है। तो -2 और 2 पे 0 हो रहा है, तो नंबर लाइन पे तो आपको पता है ना, -2 जो है लेफ्ट में आएगा और 2 जो है वो -2 के राइट में आएगा। ये तो सबको पता होता है, क्योंकि -2 पीछे होता है और 2 आगे होगा इसके। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, ये x की वैल्यूज हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, ये x, ये आपका रियल नंबर लाइन है, x एक्सिस भी
कह सकते हो इसको, रियल नंबर लाइन पता ही आपको एक्स एक्सिस होता है, तो ये आपका ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू जब 2 लेंगे, -2 लेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 2 लेंगे तब भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 इधर क्या है, 2 के राइट में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये देख पा रहे हो इसमें, और -2 और 2 के बीच में क्या है, -1 है, 0 है, 1 है ना, 1.1 है, 1.2 है, बहुत सारे वैल्यूज है। और -2 से पीछे क्या है, -3 है, -4 है, -5 है, आपको पता है ये सारी बातें, ये सारी बातें आपको पता है। एग्री सभी बच्चे? ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना, हमें करना क्या है बेटा, हमें करना क्या है इसमें कि 2 से आगे लेकर के देखना है वैल्यू, 2 से आगे कोई भी वैल्यू लेकर के इसमें पुट करके देख लो कि क्या आ रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है, 2 से आगे अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है। 2 से आगे कोई वैल्यू लेते हैं अगर हम इधर की तरफ, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव या निगेटिव क्या आती है बताओ, खाली पॉजिटिव निगेटिव में बात करें, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब, पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो तो सही बात है, पॉजिटिव ही तो, हाँ पॉजिटिव ही तो आना चाहिए, पॉजिटिव ही तो आना चाहिए था, है कि नहीं, हमें पॉजिटिव ही तो चाहिए। आई होप ये समझ में आया आपको। मतलब हम x की वैल्यू 2 से ज्यादा लें, x की वैल्यू 2 से ज्यादा लें तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका पॉजिटिव आएगा, और वही तो हमें चाहिए। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2, सही बात है, आंसर है x इज ग्रेटर देन 2। अच्छा 2 पे भी तो होगा, 2 पे अगर 2 लेंगे तो भी तो 0 हो जाएगा, तो वो भी सही बात है, क्योंकि हमें 0 भी चाहिए, 0 भी चलेगा और 0 से ज्यादा भी चलेगा, तो इसीलिए 2 भी ले सकते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर इक्वल देन 2 आ जाएगा आपसे यहाँ पर। अच्छा अब फिर से देखो, 2 से आगे चेक करके आपने देख लिया, -2 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो क्या हो रहा है। -2 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेकर के, -2 और 2 के बीच में आपको पता है ना इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इनमें से कोई भी नंबर आप बेटा लेकर के इसमें चेक करके देख लो, नहीं करेगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्या होगा, यस सर, नेगेटिव आ जाएगा, यस सर नेगेटिव आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को मैंने अभी देखो यहाँ पर बॉक्स बना रखा है, ये आप देख पा रहे, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा बेटा, इसका मतलब निगेटिव तो हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब -2 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो x की वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। इस लाइन के ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज हैं, ठीक है, और उनमें से ग्रेटर देन 2 वाली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाली वैल्यूज आंसर में होगा, ठीक है, और ऐसे ही -2 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो आंसर में नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया नेगेटिव आ रहा है, -2 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं। अब बात करते हैं -2 एंड उससे पीछे की वैल्यूज के बारे में, ठीक है, ये जो है देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ये -2 और उससे पीछे की वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सब मतलब -2 के पीछे कौन से नंबर्स होंगे, -3, -4, -5, -infinity तक हाँ होगा। सर पॉजिटिव आ रहे हैं उनके, सर पॉजिटिव हो जाएगा, सर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, हाँ Greater than zero। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो सकता है एंड लेस देन इक्वल टू -2 भी हो सकता है, तो यही आपका आंसर है, यही बच्चों आपका आंसर है। सर ये तो x वेवी कर्व ग्रेटर देन मेथड है इक्वल टू नहीं, वेवी कर्व मेथड है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसका नाम होता है, ठीक है, बहुत नाम होता है इसका, साइन स्कीम भी कहते हैं उसको, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। भी तो लिख सकते हैं सर इसमें वेवी क्या है, अरे ये सब नाम होते हैं, देखो अब वेवी कर्व क्या होता है, वेवी कर्व इसमें तो वेवी कर्व बोलने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेवी कर्व का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे ना तो ये ग्राफ कभी अप होगा कभी डाउन होगा, वेव बनेगा, ठीक है, इसलिए वेवी कर्व कहते हैं। जैसे तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये कभी ऊपर की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस के, जैसे 2 से आगे, 2 से ऊपर पॉजिटिव है, ये -2 है, 2 है, 2 से आगे हमने क्या देखा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और -2 और 2 के बीच में नेगेटिव थी तो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, ठीक है, और -2 से पीछे लेंगे तो पॉजिटिव है, तो ये वेव बन रहा है ना, इसीलिए कहते हैं इसको वेवी कर्व, ठीक है। लेकिन ये इतना दिमाग नहीं चलाने की जरूरत है, ये सिंपल सा इसको हम कहेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर ये कौन सी ऐसी x की वैल्यूज हैं जिसको कि हम जो कि इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो वैल्यूज हैं। सर 2 वेरिएबल वाले का कैसे बनेगा, क्या 2 वेरिएबल का नहीं सर 2 पूछते, वेरिएबल 2 वेरिएबल का नहीं पूछते हैं, 2 वेरिएबल का नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, 2 वेरिएबल में निकलेगा ही नहीं, 2 वेरिएबल, ये कार्टेशियन प्लेन में बातें चल रही है ना, कार्टेशियन प्लेन से वो 2 वेरिएबल, तो सर हमें वो ड्रॉ करना होगा ना,
क्या करना होगा? एक्स एक्स बाय वाई एक्सिस। सर 2 वेरिएबल के लिए मैं एक्स और वाई अरे एक्सिस ड्रॉ नहीं, करूंगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ही ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ही ग्राफ था। देखने से तुम्हें लग रहा है कि ये एक वेरिएबल का है, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ था ये, ठीक है। वो एक्स वाई में देंगे ही नहीं तुम्हें, एक्स वाई में नहीं देंगे, ठीक है। सर आंसर माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो x ग्रेटर इक्वल देन 2 और x लेस देन इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। देखो ध्यान से देखो इस आंसर को, यही आंसर है, x ग्रेटर इक्वल देन 2 और लेस देन इक्वल टू -2। तो ये आपका आंसर है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये जो बात लिखी हुई है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि x जो है वो 2 या उससे ज्यादा होगा या -2 या उससे कम होगा। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो ये कि x जो है belongs to, x belongs to, इस तरीके से लिखते हैं एप्सिलॉन का साइन, x belongs to -2 से छोटी वैल्यू है, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, -2 से छोटी और -2 तक जाएगा, ठीक है। और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मेरे ख्याल से ये चीज पढ़ाने में मुझे आधा घंटा फिर से लग जाएगा, ये क्या होता है, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ आपको, कि आप छोड़ दो, रहने दो ये वाला पार्ट, आप ये इस पे सर ये फोकस तो करो कि सेट्स में कितने होता है से ना? ज्यादा। हाँ सेट में होता है, तो वो चीज समझाना ये पड़ेगा ये। सर तो ये जो है ना, ये तरीका है, यही सफिशिएंट है आपके लिए अभी, क्योंकि वो नई चीजें हम फिर करेंगे, आधा घंटा उसमें लग जाएगा। तो ये आपका आंसर है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x लेस देन और इक्वल टू -2। वो इस क्वेश्चन का आंसर आया है, ठीक है। ये हमने जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसके लिए आंसर था। अब बात करते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं कि देखो क्या ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा इनइक्वेशन ही है बेसिकली ये भी। तो अब इसको भी वही तरीका फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है इसको फैक्टराइज करो। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है k² - 80 को, और फिर वही बात नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार √80 लेंगे, एक बार √80 प्लस लेंगे, ठीक है। अब √80 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आप लोगे, जैसे एग्जांपल के लिए √81 ले लो जो कि 9 होता है, तो 9 - √80 एक पॉजिटिव नंबर होगा और 9 + √80 एक भी पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब √80 से आगे कोई भी x की वैल्यू लेंगे, ये जो नंबर लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। इस नंबर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और हमें चेक करना है 3 इंटरवल्स में। √80 से आगे वाले वैल्यूज के लिए चेक करना है इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है। -√80 से √80 के बीच में चेक करना है क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू है, और -√80 से पीछे वाली वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसमें निगेटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब आप x की वैल्यू √80 से ज्यादा लोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। करके देख लो आप, 10 ले लो, है ना, k की वैल्यू √80 से। सर -इन्फिनिटी से -√80 तक और फिर यूनियन फिर √80 से इन्फिनिटी तक। वेरी गुड। और -√80 से √80 के बीच में अगर वैल्यू लेंगे बेटा तो वो माइनस में आएगी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आप करके कोई भी वैल्यू लेकर के आप देख सकते हो, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव आएगी यहाँ पर। तो मतलब अगर आप x की वैल्यू -√80 से अगर कम वैल्यू लेते हो, -√80 से पीछे वाली वैल्यू लेते हो, जैसे -√81 ले लोगे, तो ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा जो हमें चाहिए, पॉजिटिव हो जाएगा जो कि आंसर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सर x इक्वल टू -√80 और √80 भी ले सकते हैं ना? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेटर 0 देन इक्वल टू √80, और k की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू -√80। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया ये? सर एक बात तो सर क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर था k का वो 2 था। वो तो आसान था, उसमें तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, जैसा ये यहाँ पर बन रहा है ना वैसा Distinctly वहाँ इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है। वहाँ नहीं, सॉरी, वहाँ भी इनइक्वेशन ही था, लेकिन वहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था इस तरीके का, जैसा यहाँ पर बना हुआ है ना क्वाड्रेटिक, वैसा क्वाड्रेटिक वहाँ नहीं बन रहा था। तो इसीलिए वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल था। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, किया तो था वो क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन का बेटा यही आंसर होगा आपका। तो 4th क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी जल्दी ना एक बार 5th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर बस एक बात समझ नहीं आई। क्या? सर जब हम -√80 के लेफ्ट में ले रहे थे
तो सर वो इसमें positive देखो, है। इसमें इसमें Okay, sir. इसमें देखना समझ में आ जाएगा। डी जो है इसमें, क्योंकि कह रहा है कि पी की वैल्यू निकालो सच दैट रियल रूट, तो फॉर रियल रूट बेटा देखो ध्यान से फिर से, फॉर रियल रूट्स डी जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। मतलब बी स्क्वायर, जो बी यहाँ पर तो पी है, बी की जगह पे पी है, तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 है, देख सकते हो आप, और सी की जगह पे 8 है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो पी स्क्वायर ये कितना होगा देखो तो 64। सर इसका माइनस इंफिनिटी से -8 तक, फिर यूनियन, फिर 8 से लेके इंफिनिटी तक। वेरी गुड, वेरी गुड, यही आंसर है। ठीक है, तो ये आपका बेटा देखो आ गया, फैक्टराइज कर दिया। सबसे पहले इस तरह का इक्वेशन आया है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ के बाद सीधा लिख देते हैं पी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन 64 और पी इज ग्रेटर देन 8, ऐसे लिख देते हैं आंसर। ये तरीका गलत है, इसीलिए हम इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तरीका क्या होता है, इसके बाद क्या करेगा बच्चा, इसके बाद करेगा पी स्क्वायर को 64 के ग्रेटर इक्वल देन कर देगा, मतलब पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 64 कर देगा, और फिर उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेगा फटाफट, है ना, जो गलत तरीका है। इनइक्वालिटी में ऐसे आप नहीं कर सकते हो। या प्लस माइनस 8 लिख देगा यहाँ पर कोई बच्चा, ऐसे कर देगा, तो वो भी गलत है। ठीक है, देखा ना आपने, आंसर तो कुछ और आ रहा है, पी ग्रेटर देन -8 थोड़ी आ रहा है, पी लेस देन इक्वल टू -8 आ रहा था। तो ये आपको सावधानी बरतनी है, तो ये चीज नहीं करनी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब कैसे करेंगे इसके बाद, तो प्रोसेस पता ही है आपको कि ये इनइक्वेशन है। ये क्या है बेटा, ये इनइक्वेशन है। इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले ना आप ये जो दो फैक्टर्स बने हुए हैं उनको चेक करो कहाँ पर ये 0 हो रहे हैं। तो 8 पे और -8 पे 0 हो रहे हैं, तो -8 और 8 को प्लॉट कर दो नंबर लाइन के ऊपर। ये आपका एक्स एक्सिस है, नंबर लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं। उनमें से एक रियल नंबर x की वैल्यू हमने 8 ले ली है, तो 8 पे तो ये 0 हो जाएगा, और 8 से आगे कोई भी वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल 9, 10, 11, 12, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू लेकर के इसमें पुट करो, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करो क्या हो रही है। 9, 10, 11, 12 रख करके p की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नो डाउट। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, और हमें चाहिए क्या, हमें पॉजिटिव ही चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो इसका मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जो है वो सॉल्यूशन है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और -8 और 8 के बीच में कोई भी रैंडमली आपको जो नंबर अच्छा लगे, ठीक है, -8 और 8 के बीच में कोई भी नंबर बेटा जो आपको अच्छा लगे वो नंबर पुट करके आप रख दो। ठीक है, -8 और 8 के बीच में कौन सा नंबर अच्छा लग रहा है आपको, 1, 2, 3, जो भी अच्छा लगे इसमें रख करके देख लो, निगेटिव वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन है कि 7, तो 7 रख के देखो तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन जो है, जो मैंने बॉक्स बना रखा है, देख पा रहे हो आगे आप। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है, हाँ ठीक है, तो माइनस हो जाएगी। इसका मतलब -8 और 8 के बीच में वैल्यू जो है p की, वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जैसे -8 और 8 के बीच में बच्चे ने कहा 7 ले लो, तो भाई जब हम 7 इस एक्सप्रेशन में रखेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन जो है निगेटिव हो जाएगी। 7 रख के देख लो, 7 - 8 -1 होगा, और 7 + 8 15 होगा। हाँ, तो -15 हो जाएगा, जो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, जो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। इसका मतलब p = 7 इज नॉट द सॉल्यूशन। और p अगर 7 सॉल्यूशन नहीं होगा तो समझ जाओ कि इस इंटरवल में -8 से 8 के बीच में तुम कोई भी नंबर लोगे तो वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, करके देख सकते हो आप चाहो तो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। -8 से 8 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो आप, वो इसमें रखोगे p की जगह पे, तो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। देयरफॉर -8 और 8 के बीच में सॉल्यूशन नहीं है। और -8 से छोटी वैल्यू की अगर हम बात करें, -9, -9.1, -10, -11, कुछ भी इसमें रख करके देखो इस एक्सप्रेशन में, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। रख के देख लो, -9 रख के देखो, -10 रख के देखो, ठीक है, -11 रख के देखो। तो p की वैल्यू जो है वो -8 से, p की वैल्यू जो है वो -8 से छोटी एक्सेप्टेबल है। तो यही आपका आंसर है, p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और लिखना जरूरी है यहाँ पर, p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -8, यही आपका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में। यस सर। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो आएंगी LHS पे, सर उसे डिसाइड करने की तो शायद एक ट्रिक भी होती है ना? क्या ट्रिक होती है? मतलब सर ऐसा होता है कुछ कि मतलब जिस ब्रैकेट्स में हम 0 डिसाइड कर रहे हैं, कौन से ब्रैकेट में क्या डालने से 0 होगा, अगर उस पे पावर ऑड है तो फिर वो हमें साइन उसके आगे चेंज करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ होता है वो।
तो वो तो जब पावर लगेगा तब ना, पावर तो यहाँ 1 है दोनों में, यहाँ पर भी अब पावर अगर 1 है पावर इसमें ऑड है तो हमें बार बार साइन चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो वो इसमें साइन चेंज होता है, वो यहाँ पर साइन की बात हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हाँ और तो यहाँ हाँ ये ऐसा ही था। हाँ 3 जगह पे पावर चेंज होती है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो सिंपल है कि 8 से आगे कोई भी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आ रहा है तो -8 और 8 के बीच में नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सर ये बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है एनटीएससी बेस्ड? ये एनटीएससी में ही आ सकता है वैसे। सीबीएसई बोर्ड में भी चांसेस, सीबीएसई बोर्ड में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, इससे पहला वाला जो पार्ट था ना, ये थर्ड पार्ट वो आ सकता है वैसा क्वेश्चन। इस तरीके का कहीं पर एनसीईआरटी ने कह सकते हैं कि नहीं मेंशन किया हुआ है, इसीलिए नहीं पूछेंगे वो तुमसे। लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, थर्ड पार्ट जैसा था, तो थर्ड पार्ट में क्योंकि इनिक्वेशन इस तरीके का इनिक्वेशन नहीं बन रहा है, तो वहां पर पूछा जा सकता है। सर यस सर 11th का है ये। सर बट हमारी मैम तो कह रही थी मतलब जैसे कि एग्जाम्पलर भी आ सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन है क्या? एग्जाम्पलर में नहीं है सर नहीं, ऐसा मेरे एग्जाम्पलर ख्याल में से भी नहीं है। एनसीईआरटी ने जितना पढ़ा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चंस हैं। हाँ तो ये आप इसके लिए सर ये टेंशन बोर्ड मत में आ लो। सकता है अरे बताया तो अभी, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, थर्ड पार्ट जैसा है ना, थर्ड पार्ट ये इस तरह का आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जो अभी हमने किया है ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर तो ऑप्शन एनटीएससी में वही होगा कि पी ग्रेटेस्ट मॉडल जो लास्ट में आपने बॉक्स बनाया वैसे उसके ऑप्शंस आएंगे ना? हाँ इस तरह देखो, ये तुम्हें मैंने समझाने के लिए अभी बता दिया है कि ये ऐसा होता है, ऐसा यही आंसर है आपका, ठीक है। अब इसको लिखने के कई और तरीके होते हैं, ठीक है, कई तरीके से इसको 2-3 तरीका और भी होता है लिखने का, लिख सकते हैं उस तरीके से। तो अभी सब कुछ हम एक साथ नहीं जान सकते हैं ना, एक साथ सब कुछ नहीं जान सकते हम, तो अभी बेसिक समझ ले वही बहुत बड़ी बात है ना, बेसिक्स को समझ ले तो अभी वही बहुत बड़ी बात है, इतना समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखने का और भी तरीका होता है, तो वो अभी जानना जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसमें भी मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा लग जाएगा उसको भी एक्सप्लेन करने में कि क्या होता है नहीं होता है वो, ठीक है। तो इसको अभी इतना समझ लिया आपने तो ये सफिशियंट है। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियो एक बार फिर से देख लेना और खुद से ट्राई करना। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बता देने से थोड़ा ना समझ में आ जाएगा कुछ भी, ठीक है। अगर इतना होता तो ऐसा होता तो मैं तो बहुत ही पॉपुलर हो जाता कि मैंने कुछ बोला और आपको 100% समझ में आ जाएगा। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा भाई समझने के लिए, आपको दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा, ठीक है, कि अच्छा ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आप खुद से सोचोगे समझोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी, अच्छा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो खुद से भी एफर्ट लगाना जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट होल्ड करो। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिखा मुझे। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम देखा होगा तुम लोगों ने, ये ट्राई करो। यस सर ये कर रखा है, 7th में था, डियर पे था सर ये सर एंड जब केल्विन आए थे तब उसके एग्जाम में भी दिया था 8th में। केटीएससी में। केटीएससी में था।
सर पर वो डियर डियर था, मतलब ऐसा ही था पर डियर से रिलेटेड था। अच्छा ठीक है, करो इसको, करो सॉल्व करो। अच्छा, मैंने थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन दे दिया है। 9th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो आप लोग इसमें एफर्ट डालो, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चंस ही करेंगे। आई होप कि सभी बच्चों ने एनसीईआरटी कर लिया है। देखो मैं सभी बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते होगे। अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा। तो ध्यान से सभी बच्चे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं सबको। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये मस्ट है, ये तो आपको कर। 9th का आंसर 4। सर 16। ओके, 9th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 16। ये क्या है? ओके ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया है वो एक बार देख लो सभी बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया है वो बच्चे देख लो आंसर। 9th क्वेश्चन देख लो बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया? आई थिंक एक बहुत ही पॉपुलर किताब थी, अलजेब्रा की बुक थी, किसकी? भास्कर की आई थिंक। हॉलनाइट। हॉलनाइट कहाँ से आ गया? भास्कर की किताब थी बीजगणित। बीजगणित। हाँ, बहुत पहले लिखी गई थी, लगभग 1200-1300-1400 साल पहले। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है। कहते थे कि अब वो उसकी बेटी बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी, तो उसके लिए वो किताबें लिखता था, क्वेश्चंस बनाता था। तो उसमें ये लिखा गया था, कहते आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वॉन्स, अपनी बेटी से उसने ये क्वेश्चन पोज किया था। ठीक है, और उसी को उसने बाद में कंपाइल करके किताब बना दी थी भास्कर ने। तो काफी साल पहले, लगभग 1400-1500 साल पहले। तो आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वॉन 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ टैंक। इसका मतलब, अच्छा, द 2 रिमेनिंग 1 आर प्लेइंग इन डीप वाटर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वॉन? तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट नंबर ऑफ स्वॉन्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जानबूझ के एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर। तो भाई अगर नंबर ही हमने एक्स स्क्वायर ले रखा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, 7/2x। इतने जो क्या स्वान क्या होता है? हंस होता है ना। हाँ, तो ये हंस जो है ये पानी में है। ठीक है, सॉरी टंकी पे है, जहां पे भी है। द टू रिमेनिंग वंस है ना, ये दो जो और हैं ये गहरे पानी में उतर चुके हैं। ठीक है, तालाब के अंदर घुसे हुए हैं। 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट जो है वो मतलब शोर ऑफ टैंक है, और साथ ही साथ 2 जो है वो पानी के अंदर में है, और यही तो दोनों को मिला देंगे तो भाई टोटल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या कहते हो? समझ में आया भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि यही आपका, यही इतने ही हंस जो हैं वो पानी में के अंदर है या पानी के बाहर है, और दोनों पानी के अंदर जितने हंस हैं और पानी के बाहर जितने हंस हैं, दोनों को मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स ही तो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक इस तरीके से कुछ आपके पास आ जाएगा। और इसको फैक्टराइज करोगे या आप जैसे भी करते हो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से, तो ये आ जाएगा -8x + x - 4 इज इक्वल टू 0। और 2x कॉमन लेंगे तो x - 4 और प्लस 1x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 4 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है या तो 4 होगी या -1/2 होगी। -1/2 तो नहीं लेंगे, x की वैल्यू 4 लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। नंबर ऑफ स्वॉन्स इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, x की वैल्यू 4 आई है, लेकिन नंबर ऑफ स्वॉन्स हमने क्या लिया हुआ था? देखो ऊपर x स्क्वायर लिया हुआ था, तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी। यही आपका आंसर है सर बढ़िया क्वेश्चन।
सर वैसे इसमें चैलेंजिंग क्या था? ये तो आसान है। हाँ सर। चैलेंजिंग, हाँ आसानी था। चैलेंजिंग मुझे लगा देखने से कि चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग मैंने किसी गलत क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से इंटरप्रेट कर लिया था इसको। एक और क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, उसी बीज गणित का ही एक क्वेश्चन है, वो कहीं होगा मेरे ख्याल से, देखता हूँ कहाँ पर है वो है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसके अंदर। अरे केल्विन वाले बच्चों ने पहले कर रखा है क्वेश्चन। केल्विन वाले ऐसा नहीं था सर, शायद से कि टीएससी में थोड़ा सा डिफरेंट था। ये नहीं होगा, ये तो 10th क्लास का ना, 10th क्लास का कैसे दे देंगे तुम्हारी क्लास में? सर चलो उसमें अगला रूट क्वेश्चन। सर यही था सर। तो मतलब वो तो लीनियर हाँ ऐसा ही लीनियर था सर, इक्वेशन। डियर। हाँ अरे सर। ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, वो क्वाड्रेटिक तुम्हें कैसे दे देंगे 9th सर वो क्लास भी के बच्चों को? सर क्वाड्रेटिक तो आता ही था पहले भी हमें, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। नहीं नहीं, दे ही नहीं सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, और 9th क्लास का ही सिलेबस आया होगा तुम लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा तो। तो जब हमने लिया था तो हम तो तब 8th में थे, तो उस टाइम लीनियर इक्वेशन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन करो बेटा सभी बच्चे। जिनको नहीं समझ में आया है दोबारा एक बार वीडियो देख सकते हैं, एक एडवांटेज है आपके पास, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो अगर समझ में नहीं आए तो। ज़्यादा मत टाइम लगाना, लेकिन जो पार्ट नहीं समझ में आया उतना देख करके निकल जाना, ठीक है। बाकी टाइम प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन को एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में टाइम देना है, फुल टाइम वीडियो नहीं देखना है। सर ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हाँ इफ द रिमेनिंग 9 आर हाँ ड्रिंकिंग। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। हाँ तो सर ये केटीएससी 2018 में 8th क्लास के बच्चों में आया था, पेपर कोड सी। 8th क्लास के बच्चों में आया था ये? यस सर, पेपर कोड नहीं है सर, लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व सर किया ये था। लीनियर इक्वेशन में ही है, सॉल्व किया था हम हाँ लोगों ने। सर लीनियर। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं, मुझे लगा कि तुम अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन बोल रहे हो भाई, तो लगा मॉड्यूल से बोल रहे हो, क्वेश्चन की बुक से, आरडी शर्मा से बोल रहे हो, इसलिए मैंने कह दिया हाँ है। मुझे नहीं पता क्या। अच्छा देखो तुम लोग कितना डेविएटेड हो, ये चीज मुझे अभी समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ 10th क्वेश्चन करो, और कहाँ फालतू में दिमाग लगाए बैठे हुए हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये चीज समझो इस बात को। यही होता है, मैं कहता हूँ डेविएटेड बच्चे, फोकस नहीं होना, यही होता है, इसी को कहते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, 10th क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितने बच्चों ने निकाला हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिखा है बच्चों ने? लिखो बेटा, जल्दी जल्दी करो। सर आपकी स्क्रीन ही दिख रही है। ओके, एक मिनट। सर विजिबल है। सर आ गया आंसर। देख लिया मैंने, आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो बच्चों क्या करना होगा इसमें, ये सीधी सी बात है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, अगर मैं इसको p बोल दूं तो ये देखो, तो ये 1/p है,
उल्टा है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल है ये। तो जब कभी भी x प्लस पी इंटू एक्स प्लस वन बाई पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस वन बाई पी इंटू एक्स। ये आप लोगों ने आइडेंटिटी सीखी होगी, आइडेंटिटी सीख रखी होगी, ये याद करो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता था? x प्लस ए Yes, इंटू sir. एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ये तो वैसा ही हो रखा है, ये तो वैसा ही हो रखा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? x प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू सर इससे अल्फा और बीटा निकाल देंगे हम। फिर x प्लस ए बाई ए प्लस बी को 0 करेंगे तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास ये, और x प्लस ए प्लस बी बाई ए करेंगे तो 0 को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ए प्लस बी बाई ए। आई होप ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, देखने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन आपको ये आइडेंटिटी अगर पता है कि एक्स स्क्वायर है ना, यस सर। सर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ले लिया, तो मेरा पूरा क्वेश्चन गलत चले गया। हाँ, ये ऐसा अगर बेटा कहीं पर दिख जाए ना तो आप समझ जाना कि ये क्या है। ये इस तरीके का कुछ कहीं पर दिख जाए तो समझ जाना कि ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है ना। वैसा ही हो रखा है इस क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन देखो, इलेवेंथ क्वेश्चन। थोड़ी देर मैट भी करेंगे आज हम लोग, 5 मिनट, पाँच मिनट के बाद मैट करेंगे। हाँ बोलो सर। आप थोड़ा क्वेश्चन को लिख दीजिए सर, क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नो सर, वो मेरी मतलब मैंने अभी पीसी पे तो सर ये सर अब दिख रहा है। थैंक यू सर। सर x इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी। वेरी गुड, विशेष ने आंसर दिया है x इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी। देखते हैं अभी आंसर चेक करते हैं। आदित्य सिन्हा ने भी आंसर दिया है, विशेष ने, मनीष ने, आर्यन। बिना वजह के माइक बेटा ऑन करके मत रखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये जो 1/x वाला टर्म है ना उसको एक साथ ले जाओ, मतलब x वाले टर्म को एक साथ रख दो, आंसर आ जाएगा। a और b को एक साथ छोड़ दो और x वाले टर्म को एक साथ ले, और फिर एलसीएम जानते ही हो कैसे लेते हैं एलसीएम। तो ये आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आंसर देख करके, आंसर मत लिख देना कहीं से। b प्लस ए, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखना बेटा ऊपर जो है ना माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ऊपर भी ये b प्लस ए, क्या क्या बता सकते हो? क्वेश्चन कर ही तो रहा हूँ सॉल्व। देखो 1/x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो x वाला टर्म है और राइट हैंड साइड में जो x वाला टर्म है, दोनों को एक साथ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे, और फिर सॉल्व कर रहे हैं। अभी कर ही रहा हूँ, पूरा नहीं किया। देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना इसको, तो ये देखो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा, और ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपके पास ये देखो x से इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स।
इज इक्वल टू माइनस ए बी, और फिर x को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इस तरीके का। और ये माइनस ए बी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। कैलकुलेशन करके ऐसे इक्वेशन बना दी पहले। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये था कि x वाले टर्म जो है, दो टर्म्स हैं इसमें अंदर, देखो ध्यान से, ये जो 1 में a प्लस बी प्लस एक्स है और ये 1/x है, इनको एक साथ ले आओ और 1/a प्लस बी को दूसरे साइड में रख दो, और फिर जब एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस बी यहाँ पर भी आएगा, a प्लस बी यहाँ पर भी आएगा, उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई करना आता होगा सबको, तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x को a प्लस बी से करेंगे तो a प्लस बी टाइम्स x होगा। और आपको पता है कि राइट हैंड साइड में कोई चीज होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाती है, मतलब a माइनस ए बी है तो प्लस ए बी हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा इक्वेशन, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो अभी अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि इसको हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू बच्चों माइनस ए माइनस बी आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग मैथ करते हैं, थोड़ी देर मैथ की प्रैक्टिस। हाँ सर क्वेश्चन 10 में सर एलसीएम लेके नहीं कर सकते? क्वेश्चन 10 में हाँ हाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हो वो, लेकिन मेरे ख्याल से लेंदी हो जाएगा वो सर, कॉम्प्लिकेट जैसे मैंने करा था, बहुत लेंदी आ रहा था उसमें। हाँ सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन वाली थी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए ना इसको शॉर्टकट तरीका यही है कि आप पहचानो तो सही, यही तो होता है। ठीक है, अब मतलब सिंपल सी बात है ये कि आपके पास मतलब मान लो कि पहले जमाने में ना अगर मान लो कि मैसेज पहुंचाना होता था तो घोड़े पे बैठ के जाते थे लोग, कबूतर पे भी भेजा करते थे, तो वो अच्छा था। या आजकल का जमाना अच्छा है कि भाई आप फोन पे मोबाइल से बात कर लेते हो, शॉर्टकट है ना। हाँ आज का मेथड सही है ना, तो वही चीज है, शॉर्टकट है वो, एक तरीके से आसान है, तो वो चीज ज्यादा अच्छा है। तो ये घोड़े पे बैठ के मैसेज भेजने वाला काम मत करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना जो है वो घोड़े पे बैठ के मैसेज भेजने वाली बात होगी। लेकिन आज के मेथड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि है ना, इसको अब ये वैसे भी अब हमेशा जो डिमांड होती है किस चीज की होती है, अच्छा सॉल्यूशन, अच्छी क्वालिटी का सॉल्यूशन, शॉर्टकट होना चाहिए, ज्यादा कंफर्ट होना चाहिए। पूरी दुनिया देखो आज लड़ाई किस बात की चल रही है, चाइना ने सबके नाक में दम किस बात के लिए कर रखा है ना, टेक्नोलॉजी है भाई, सब चीजों में आगे निकल गया है, काफी ज्यादा लोगों को जलन हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शॉर्टकट, उनके पास सब चीजों का शॉर्टकट है। जाके कहो कि भाई मोबाइल में ये एप्लीकेशन ये चीज सही नहीं काम कर रहा है, अगली बार जो है वो अगली बार 10 गुना बेहतर बना करके आपको दे देगा। तो यही है, हम लोग भी ऐसी कोशिश करना चाहिए कि सोल्यूशन, अच्छे सोल्यूशन आने चाहिए, एकदम बिल्कुल क्रिस्प, एकदम दिमाग लगाने वाला, जिससे 2 लाइन में सॉल्यूशन आ जाए। उस चीज की ज्यादा वैल्यू है, नो डाउट। आप अगर लेंथी प्रोसेस से करते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे लोग उतना ज्यादा। ठीक है चल जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। अगर आप शॉर्टकट सॉल्यूशंस लाते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। आई होप मैसेज जो मैंने दिया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर मैथ करते हैं बच्चों। मैथ के क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों को, ऐसे ही रैंडमली, क्योंकि देखो हमारा मैथ के हमारे पास 2 मॉड्यूल है, तुम लोगों को मैं बताऊं 2 मॉड्यूल है, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। समझ में आया? एक मिनट रुक जाओ, हाँ, वर्बल और एक है नॉन वर्बल। तो जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है, एक मिनट मुझे देखने दो सर, स्क्रीन हाँ, नहीं आ रही। हाँ तो बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं स्क्रीन अभी आ जाएगी अभी स्क्रीन आ जाएगी अभी, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ कुछ, है ना। इस फेज की बात करें बच्चों, हाँ इस फेज की बात करें तो 2 बुकलेट है हमारे पास। ठीक है, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। तो हम लोगों ने जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, आज मैं उसके लिए थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ जो प्रैक्टिस कर लो। अगली क्लास में हम लोग वर्बल वाला सेक्शन करेंगे, तो कंप्लीट ही हो जाएगा मैथ की बुकलेट, मतलब मैथ का सिलेबस फर्स्ट फेज का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं नॉन वर्बल की, जो हम लोगों ने जो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं उन्हीं में से मैं रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1 मिनट के लिए स्क्रीन हो सकता है ना आए, मैं कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ध्यान से वेट करो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ।
हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर जब तक मैं स्टूडेंट से कुछ पूछ लूं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये बेबी कश्यप कौन है? हेलो। अगर आपसे कोई मैसेज करके कुछ पूछा जाता है कि कौन किस आईडी से आया है तो प्लीज बता दिया करो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी। तो बेबी कश्यप कौन है, प्लीज अपना जो रियल नेम है वो बताओ, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। ओके। और एक चीज और, क्लास के बाद थोड़ी देर रुक जाना, आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो कोई लेफ्ट मत करना क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ये देखो, ये कहाँ से आ गया? Read the information carefully and answer the question that follow. A blacksmith has 5 iron articles. क्वेश्चन सबको विजिबल है? यस सर। करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो और सुनो, बोलो मत। ये इसका ना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और सभी बच्चे, और टाइम लो, कोई बात जल्दबाजी नहीं है, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, आराम से सॉल्व करो, आंसर सही सही आना चाहिए, ठीक है? जल्दबाजी में आंसर पहले देने की गलती मत करो, सही आना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। वैभव ने सारे आंसर दे दिए हैं, चार क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। सर बस सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट सर वैभव का गलत नहीं है, डी होगा पहले पहले, सी होगा। पहले का आंसर सही नहीं है वैभव का आई थिंक पहले क्वेश्चन का आंसर सर सी होगा पहले वाले देखो भाई, पहले का सी आ रहा है, वेरी गुड। सही कह रहे हो, पहले का सी है, मैंने आंसर देख लिया। सर CABA। CABA, अरे ये कौन बाइनोमियल थ्योरम से किसने किया है भाई? प्रूफ क्या लिखा हुआ है इसमें? ये 8 पावर n है देन -1। सर मैंने इसके प्रूफ निकाले हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। कौन था ये बच्चा, क्या नाम है? सर मैंने। तुमने निकाला है? यस सर। ओके, समझ में आ गया तुम्हारे? मतलब अभी कोई डाउट भी है, तुम्हें कुछ पूछना भी है या? सर नो सर, जो पहले क्लास में डिस्कस हुआ था 7th का डिविजिबिलिटी रूल, सर वो पूछ रहा था क्या था सर, कौन सा था? अरे उसने किसी तरीके से निकाला है, उस पचड़े में क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है? वो सर उसके लिए तो मैंने ईमेल भी किया है एक ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, वेरी गुड सर एक्चुअली इन्वेंशन है सर, आपने सीरियसली नहीं लिया उसको। सर था क्या वो, कैसे? अब मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, अब देखूंगा। अब ये कह रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं भाई है। मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे निकाला था। हाँ ठीक है, देखो ये देखो आई थिंक इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है क्या? ये कह रहा है कि किसी को एज्यूम कर लो, जैसे ए, हाँ ए को ए ही रहने देते हैं, बी को क्या लिखेंगे? ए वेज टॉयज एज मच एज बी, मतलब बी जो है वो क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा।
बी जो है वो 4.5 टाइम्स जो है वो सी का है। बी मतलब बी जो है 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम का मतलब क्या हुआ, 9/2 बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो बेसिकली सी कितना हो जाएगा, बी तो खुद ही a/2 के बराबर है, तो 9/4 ए हो जाएगा, है ना। बी की जगह पे a/2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर सी कह रहा है हाफ है डी का, है ना, सी जो है हाफ है डी का, मतलब डी डबल है। ठीक है, अरे ये तो हाँ क्या हुआ, एक मिनट, सी जो है वो हाफ है डी का, तो डी इज इक्वल टू 2c। ठीक है, मतलब डी इज इक्वल टू 2 इंटू सी की जगह पे 9/2 बी लिख देंगे। ठीक है, तो 9b और b तो a/2 है, तो 9a/2 हो जाएगा, डी हो जाएगा 9a, मतलब सबको एक ही टर्म में ले आओ। फिर ई कह रहा है ई इज लेस देन ए बट मोर देन सी, ई इज लेस देन ए बट मोर देन सी। तो चलो भाई जो भी होगा देखा जाएगा। अब ई के बारे में एग्जैक्ट तो बताया नहीं कि कितना है, हाँ लिखा हुआ है ना, ये लिखा, सॉरी भूल गया मैं, देखा नहीं मैंने। डी वेज हाफ एज मच एज ई, डी जो है वो आधा है ई का। ठीक है, तो डी जो है वो ई का हाफ है, तो ई क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा इनफैक्ट, लेकिन डी कितना निकाला हुआ है हमने, 9a/2 निकाला हुआ है, तो 9a हो जाएगा, तो 9a हो जाएगा। ये क्या हो जाए, ये क्या है, ये तो कुछ मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से। सर कुछ तो अजीब किया है आपने। सर b इक्वल्स टू 9/2c। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ये एक मिनट देखने दो मुझे कि क्या गलत कर दिया है मैंने। सर आपने डी की वैल्यू शायद गलत निकाली है। डी की वैल्यू, सर नो, b की वैल्यू गलत है सर, b इक्वल्स टू 4.5c। डी, रुक जाओ एक मिनट फिर से कर ही देता हूँ ना। अरे ये कहाँ फंस गया, रुक जाओ। देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ए वेज ट्वाइस एज मच एज बी, ए जो है डबल है, ठीक है, बी का, तो बी तो a/2 हो जाएगा, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। फिर बी में वेज 4.5 टाइम्स एज मच एज सी, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है 4.5 टाइम्स 9/2 सी हो जाएगा, मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी 2b/9, 2b/9 का मतलब 2 इंटू बी कितना है a/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2a/18। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सी की वैल्यू गलत आ रही है, सी की वैल्यू ये आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी a/9, a/9 होगी ना सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो जाएगी a/9, ये मिस्टेक है, सी की वैल्यू हो जाएगी a/9। ओके, फिर डी की वैल्यू क्या इसमें कह रहे हैं, सी वेज हाफ एज मच एज डी, तो डी जो है वो डबल है सी का, है ना, 2a/9, तो क्या हो जाएगा 2a/9 हो जाएगा, 2a/9। डी जो है वो हाफ है ई का, मतलब ई जो है डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a/9। अब ठीक है, अब सही आ रहा है, तो ये आ गया ए बी सी डी सब आ गया, मतलब ए की वैल्यू a, बी की वैल्यू a/2, सी की वैल्यू a/9, डी की वैल्यू 2a/9, ई की वैल्यू 4a/9। कह रहा है कि सबसे कम कौन है, तो ए तो भाई ए है, बी है a/2, सी सर बी वेज 4.5 टाइम्स एज मच एज सी, मतलब 4.5 का मतलब होता है 9/2, ठीक है, तो 9/2 है, बी जो है ना 9/2 टाइम्स है सी का, बी जो है वो 9/2 टाइम्स है सी का, ये ओके सर। हाँ, तो देखो बेटा ये आ गया। अब आई थिंक कंपैरिजन आप कर सकते हो ना कि कौन ज्यादा है कौन कम है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कौन ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे कह रहा है सबसे इसमें लाइट कौन है, सबके डिनोमिनेटर में 9 कर दो, 9 करोगे तो सबके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 करना है, इनफैक्ट 18 कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 9a/18, ये हो जाएगा 2a/18, कौन सर 9 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, वही 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a/18 और ई हो जाएगा तुम्हारा 8a/18। अब तुम इसमें देख लो, और ए तो ए ही है, मतलब वो 18a/18 है। अब देख लो इसमें कौन सबसे कह रहा है कि लाइट कौन है सबसे, तो लाइट तो ये रहा ना, 2a/18 सबसे छोटी वैल्यू है, 2a/18 मतलब सी, ये हो जाएगा, ठीक है। ई इज लाइट, ई जो है किन किन से छोटा, हाँ
सर c is equal to a upon 9 कैसा है ये समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम। बेटा ये मैं नहीं समझा सकता हूँ, प्लीज मैं समझा ही नहीं सकता हूँ तुम्हें। अब ये खुद से, ये चीज ना खुद से करने की बात होती है, आप ये खुद से करो, ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपके ऊपर फेंक दिया, ठीक है, आपने इसमें बेस्ट एफर्ट अपना नहीं लगाया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। एक कह रहा है कि मैं फिर से चलो कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, a जो है वो डबल है b का, मतलब b जो है a/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि b जो है वो 4.5 टाइम्स है c का, ठीक है, तो c जो है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 4.5 का मतलब होता है 9/2, b हो जाएगा 9/2 टाइम्स c। लेकिन आपने b तो निकाल रखा है ना a/2, तो a/2 रख दो तो c की वैल्यू a के टर्म में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिर कह रहा है कि c weighs half as much as d, ठीक है, c आधा है d का, तो c आधा है d का, इसका मतलब d डबल होगा c का। बात तो घुमा फिरा के वही होगी ना, c आधा है इसका मतलब d डबल हो जाएगा, तो d जो है वो डबल हो जाएगा a/9 का, तो ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद e भी दिया हुआ है कि हाफ है, d जो है वो हाफ है e का, तो फिर उसको भी आप ऐसे ही चेंज करो। तो ये थोड़ा सा पैसेंस वाला काम है कि आप आराम से बैठ करके, इसको नहीं आ रहा है समझ में तो पैसेंस के साथ आप इसको बैठ के टाइम दो और सॉल्व करो इसको। यस सर, अब आ गया, उस टाइम मेरा डिस्कनेक्ट भी हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पार्ट तो आ गया। 7th 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, E is lighter in weight than which of the following two articles। E किन-किन से छोटा है, तो E किन-किन से छोटा है भाई, E छोटा है दो से, ये A से और C से, सॉरी A और B से। E जो है A और B से छोटा है, ये रहा, दिख रहा है ना। E जो है वो 8a/18 है और A और B दोनों 18a/18 9a/18 है, तो 9 तो ज्यादा ही होता है 8 से और 18 भी ज्यादा होता है 8 से, आपको ये पता ही है। तो कंपेयर डायरेक्टली कर सकते हो आप यहाँ से फ्रैक्शन को देख करके समझ के, ठीक है जी। अभी किसी ने मैसेज किया है मुझे, कौन है ये? यस सर। ये क्लास के बीच में मैसेज करते हैं ऐसे, उस पे लिखो ना। सर मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं डाउट क्लास में पूछ सकूं आपसे। ठीक है चलो, ओके बताता हूँ रुक जाओ। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, E is heavier than which of the following two articles। E is heavier than which of the following two articles। E किन-किन से भारी है भाई, दो से, इन्हीं दो से। अब जब A और B से हल्का है तो C और D से भारी होगा। कहाँ गया C और D, ये रहा B, ये रहा D and C। Which of the following is heaviest in weight? A, यही आंसर है। तो आप देख सकते हो ये आपके NTSC में आया हुआ क्वेश्चन था। NTSC में ये एक साथ ही 4 क्वेश्चन दे दिया, जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। ये ईयर मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, 2 साल पहले या 3 साल पहले का क्वेश्चन है, मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, बट 2 या 3 साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पहले का क्वेश्चन है, 2018 या 19 का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है जी, समझ में आया सबको? और नहीं समझ में आया है तो एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। जो आपके पास मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल जो मिला हुआ है आपको, उससे आप खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें मेरे समझाने के लायक ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कोई फार्मूला कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको ये खुद से ही करना पड़ेगा। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो खुद से प्रैक्टिस करना बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा आप कर पाओगे। और इसमें मेरे से आप लोग ज्यादा फार बेटर कर सकते हो, क्योंकि मेरा इसमें कोई प्रैक्टिस ही नहीं है ना, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस मैं कभी करता ही नहीं हूँ, तो मुझे डेफिनेटली मुझे ज्यादा टाइम लगेगा आप लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो खूब सारे क्वेश्चंस करना, तब आपको समझ में आएगा। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ, रैंडमली देखते हैं कहीं से, 1 मिनट। कोडिंग डिकोडिंग भी हमने कर लिया था। सर इस वाले क्वेश्चन में ई कैसे पता चला कि 4a/9 है और 8a/18 है? अरे ई लिखा तो हुआ है, देखो तो सही। डी जो है वो ये सारे एक रिलेशन दिया हुआ है। अब तुमसे मैं कहूँ यहाँ पर 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे हैं, ABCDE नाम है उनका। अब मैं बोल दूं कि A जो है वो B का डबल है, B जो है वो 4.5 टाइम्स है C का, C अगर C जो है वो हाफ है D का, D जो है वो हाफ है E का, तो सब तो एक ही टर्म में नहीं आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर लिखा तो है D और E के बीच में रिलेशन। तुम ये पूछो D कैसे आया, तब मैं कहूंगा D C से आया हुआ है, C कैसे आया तो C B से आया हुआ है, B कैसे आया तो B A से आया हुआ है। देखो ना यहाँ पर A को हमने A रखा हुआ है,
हाँ ए को ए रखा है, फिर बी जो है ना वो दिया हुआ है कि हाफ है ए का, तो a/2 हो जाएगा। फिर सी और बी में रिलेशन दिया हुआ है। तो रिकॉर्डेड वीडियो देखना बेटा, अब मैं कितनी बार एक ही बात को बोलूं। सर समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और। डायरेक्शन सेंस का नहीं क्वेश्चन करेंगे, एक काम करते हैं, चलो एक सिंपल क्वेश्चन ही देता हूं। नंबर फिल करना है, देखते हैं। ये रहा, मिसिंग नंबर फाइंड करो तो बेटा, ये रो। सर 49 डी। सर 49 49 ऑप्शन 49 डी ऑप्शन 49 डी 49 स्क्वायर होगा सर, इसमें सबका स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डायरेक्ट है, 2 का स्क्वायर होगा। ओके, ये तो बहुत ही आसान हो गए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल तो था ही नहीं है बिल्कुल भी। सर ये तो देखते ही आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। सर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। ओके, लॉजिक बताओ। सर लॉजिक ये है कि जब हम 4 into 2 करेंगे तो उसमें से -2 करना पड़ेगा। यस सर, 6 ये into 3 लॉजिक है। करेंगे, यस सर। -2 करना पड़ेगा। फिर 16 into 4 करेंगे, उसमें से -2 करना पड़ेगा। फिर 308 को into 62 को फिर 8 से करेंगे सर 62 को उसके बाद फिर 4 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे, उसके बाद उसमें से 5 से क्यों करेंगे? 2 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर सर 4 को पहले 2 से करेंगे, उसके बाद -2 करेंगे तो 6 आएगा। जो आंसर आया फिर उसको 3 से करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर जो आंसर आया उसे फिर 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर -2 करेंगे। फिर 16 को, जो भी 16 आया आंसर, तो 16 को किससे करेंगे? 4 से करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ ये लॉजिक सही लग रहा है, वेरी गुड। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 into 2 और -2, रिजल्ट क्या आया? 6 आया। फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आया? 16 आया। फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करते हैं। हाँ बोलो। सर सीरीज तो 4 से स्टार्ट हो रही, तो 4 कैसे आया था? ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, वो तुमसे साफ कहा गया कैसे आया है उसको मारो गोली। पहले ये देखो कि 4 दिया हुआ है तो दिया हुआ है, ठीक है। ये इलॉजिकल क्वेश्चन मत पूछो कि 4 कैसे आ गया। 4 आया है, बस दे दिया गया है, मतलब सीरीज 4 से ही स्टार्ट हो रही है सीरीज, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। 62 5 जा -2 क्या होगा बेटा? ये 308 सर, 310 में से 308। फिर 308 को क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस तो 1840 आएगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे 1846 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, और प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, प्रैक्टिस करके आना, घर से क्वेश्चन सॉल्व करके आना। 2-4 क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हाँ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। बोलो क्या कह रहे हो? क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जिस बच्चे ने डाउट पूछा है उसको मैं बताता हूँ डाउट, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। आप सिलेबस भी डिस्कस करने वाले थे आज? नहीं, मैंने कहा ना पहले मैं देख लूँ उसके बाद डिस्कस करूंगा, मुझे पता नहीं है ना, अभी देखा नहीं मैंने अभी, ठीक है? तो पहले मैं देख लूंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा सभी बच्चे, ठीक है? मैं अभी एक बच्चे डाउट बता रहा हूँ, उसके बाद मैम से आप लोगों को बात करनी है ना, तो फिर 1 मिनट रुक जाओ। किसी बच्चे ने डाउट पूछा है मुझसे, 1 मिनट, ये रहा डाउट, 1 मिनट रुक जाओ भाई। ये पिछली क्लास में मैंने आधे घंटा लगभग लगता है यही डिस्कस किया था, लेकिन तुम लोगों ने उस टाइम में नहीं पूछा, फिर पूछना चाहिए था ना, उस टाइम में ही पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन था, ठीक है? सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में ये क्या लिखा था, ये दिखा नहीं, आया नहीं पूरा। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा?
9c greater than 0 लास्ट में जो आएगा। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा कि ये जो -1/3 है ना, कहीं यहाँ पर होगा -1/3, देख पा रहे हो? -1/3 यहाँ पर होगा, और -1/3 पे जो ग्राफ है वो ऊपर है, ठीक है। -1/3 पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि f ऑफ -1/3 जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन f ऑफ -3 निकालेंगे कैसे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ -3, x की जगह -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a/9 -b/3 प्लस c, ये ग्रेटर देन 0 होगा। फिर एलसीएम ले लोगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, a माइनस 3b प्लस 9c ग्रेटर देन 0, और फिर 9 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो a माइनस 3b प्लस 9c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यही आंसर। f ऑफ -1/3 पे ग्राफ ऊपर है, देखो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि बच्चा पूछेगा, नहीं पूछा था पिछली क्लास में किसी ने। अरे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को फर्स्ट पार्ट। हाँ फर्स्ट पार्ट मल्टी पर करेक्ट तो है, लेकिन आंसर इसका डी ही है सर। पहला वाला। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मेरे को लग रहा सारे ही सही है इसमें। नहीं सारे सही नहीं है, f ऑफ -1 जो है ना, f ऑफ -1 लेस देन 0 होगा, f ऑफ -1 पे लेस देन 0 होगा, जो कि यहाँ पर ये f ऑफ -1 पे ये लेस देन 0 है, तो देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। f ऑफ -1 पे देखो ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, ये लेस देन 0 होता तब सही होता, अगर ये भी लेस देन 0 होता तब सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता, ठीक है जी। आई होप ये समझ में सबको आया। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ तो ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने पूछा हुआ है, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ये है सम ऑफ 1/2 फैक्टोरियल की 1/1 फैक्टोरियल था भाई। सर क्वेश्चन और सुनो सर 1/2 फैक्टोरियल। सर कॉपी पेस्ट कर दो। ये रहा सर 1/2 फैक्टोरियल है। एक मिनट सर, ये तो सर इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज बनानी है और फिर कैंसिल हो जाएंगे 1 + 1/, ऐसे करके आएगा इसमें। 1/101 फैक्टोरियल आएगा। देखो कैसे करेंगे, ये जो है ना 1/2 फैक्टोरियल है पहले, फिर 2/3 फैक्टोरियल है पहले, फिर इस तरीके से चलता जा रहा है 100/101 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, 1 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 - 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। इसको 2 को क्या लिख सकते हो, 3 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 - 1 नहीं है ना, इसके ऊपर 2 है ना। यस सर, लिखा हुआ। हाँ तो ये आ जाएगा प्लस, ऐसे ही 101 - 1/101 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। या ऐसे एक मिनट, एक चीज ये भी कर सकते थे हम इसमें कि जो जनरल टर्म है इसका, ये है n/n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कह सकते हैं n+1 - 1 अपॉन में n+1 फैक्टोरियल, तो बात तो वही हो जाएगी घुमा फिरा कर। हाँ तो ये देखो इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 2 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 3 - 1/2 फैक्टोरियल और प्लस अगला क्या है बेटा 3/4 फैक्टोरियल, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 4 - 1/3 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 101 - 100/101 फैक्टोरियल। तो अब से अलग अलग कर दो, जैसे 2/2 फैक्टोरियल कर दो और -1/2 फैक्टोरियल कर दो, प्लस 3/2 फैक्टोरियल कर दो, माइनस, इनफैक्ट ये यहाँ पर ये जो 3 - 1 लिखा है हमने, ये 3 है, हाँ यही तो ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। अगला वाला है 4 फैक्टोरियल है, ये क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, 4 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, हाँ 4/4 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। 101 कैंसिल हो जाएंगे। यस सर, अब सारे कैंसिल हो जाएंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी। टेलीस्कोपिक सीरीज नहीं कहते हैं इसको, टेलीस्कोपिक सीरीज जो होता है ना वो एक इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, और वो टेलीस्कोपिक का मतलब होता है वो 0 की तरफ अप्रोच करता जाता है, ठीक है, और बहुत छोटी वैल्यू, ये ऑलमोस्ट 0 की तरफ नहीं जा रहा है। टेलीस्कोपिक इसके लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, टेलीस्कोपिक एक अलग कैटेगरी का सीक्वेंस होता है, उसके लिए यूज करते हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ
ये देखो ये टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे, हाँ कैंसिल होते जाएंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाय ये सर 1 आना चाहिए, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। सर 1 आएगा। ये 1/2 ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 2/2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/1 लिख सकते हैं, 1 सॉरी, और ये 1/2 फैक्टोरियल है, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1/2 फैक्टोरियल। क्यों भाई, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, 3/3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और कैंसिल होकर के 1/2 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऐसे ये 1/3 फैक्टोरियल थे, सारे टर्म जो है ना आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, बल्कि ये जो सबसे छोटा टर्म है ये नहीं होगा कैंसिल, और ये सबसे बड़ा टर्म है ये नहीं होगा कैंसिल, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यही आंसर आ गया। 2 टर्म को छोड़ के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 101 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन में 101 फैक्टोरियल। सर सेकंड स्टेप के बाद एक बार फिर से समझा दो। अरे बेटा ये अलग अलग कर दिया है, ध्यान से देखो ना, सही है, तुम्हें फैक्टोरियल का डेफिनेशन नहीं पता है, मुझे लगता है फैक्टोरियल क्या होता है। नहीं सर पता है। तो देखो तो सही, कैंसिल हो रहा है ये, ध्यान से देखो तो सही, ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखो ये 1/2 फैक्टोरियल और 3/3 फैक्टोरियल सेम होता है, 3/3 फैक्टोरियल करके दिखाया ना, 3/3 फैक्टोरियल का मतलब है तो ये नहीं पूछ रहे 2 - 1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट स्टेप में 2/2 फैक्टोरियल कैसे बन गया? अलग अलग किया ना, इसको फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिखा है, इसको अलग अलग करके, अरे ये जैसे a - b/ab होता है, तो इसको a/ab - b/ab लिखते हैं ना बेटा, इस तरीके से लिखते हैं ना। यस सर, वही किया है। ओके सर। आपने चैट का एक क्वेश्चन बताया था एक बार। यस सर, उसमें भी कैंसिल 3 बार हो रही बताने से, 3 बार बताने से भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सर एक डाउट था। बोलो। सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है उसको कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता? नहीं होता है। नहीं होता, मैंने नेट पे भी सर्च करा था तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, उसका डेफिनेशन ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसको चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल चेंज करते हैं, और इसीलिए उसका सम का फार्मूला नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही उसका डेफिनेशन निकल के आता है। यस सर, वो उल्टा कर देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर थैंक यू यस सर, रेसिप्रोकल वाला। और कोई डाउट है किसी को? मीन का फॉर्मूला होता है। और कोई डाउट है किसी को बेटा? यस सर, बस एक बार सेंड कर देता हूँ। जल्दी करो क्विक, चैट बॉक्स में लिख दो। क्या हुआ बेटा, जल्दी करो। सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। व्हाट्सएप पे मत किया करो। 1/7 है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है 1/7, ये दिया हुआ है, रिपीटिंग डेसिमल है, 6 डिफरेंट डिजिट्स है। इफ x इज द सम ऑफ such first 3 positive integers n such that 1/n is equal to, given that, okay, given that 1/7 is equal to ये, ठीक है, which is repeating decimal having 6 different digits. If x is sum of such first 3 positive integers n, if x is the sum of such first 3 positive integers n such that 1/n is equal to, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। x is the sum of such first 3 positive integers n, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि 1/7 में 6 डिजिट के बाद रिपीट होता है, ठीक है,
2857 है और रिपीटिंग डेसिमल हैविंग 6 डिफरेंट डिजिट्स इफ x इज द सम ऑफ सच फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट। अच्छा अब तुम्हें एक ऐसा और नंबर सोचना है ताकि जिसमें 6 डिजिट के बाद रिपीट हो। तो क्या एक बार बताओ ये 1/8 होगा? डेफिनेटली नहीं। 1/8 तो पता ही आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो 1/8 तो होगा ही नहीं। 1/9 1/9 यस सर। नहीं 6 बार नहीं होता रिपीट। सर नहीं होगा क्योंकि सर नहीं होगा, उसमें एक ही बार रिपीट नहीं होगा। हाँ 11 टेस्ट करो। 11 टेस्ट करो। 11 टेस्ट करूं? यस सर 1/10 भी नहीं होगा, 11 ही टेस्ट कीजिए। 1/11 जो है ना बेटा, ये 1/11 में 6 के बाद होता है क्या? 1/11 होता है आई थिंक 0.09 ये तो ये ऐसे ही चलता जाता है 2 डिजिट के बाद 13 में करो। 13 में सर 13 में होगा। 13 में गट फीलिंग आ रही है। हाँ 13 करके देखो, 1/13 करके देखो बेटा क्या आता है। 1 को 13 से डिवाइड करके देखो 6 डिजिट के बाद हो रहा है क्या रिपीट? देखना पड़ेगा ना, ये चीज अब कैसे पता चलेगा? ये 692307 ठीक है जी। देखो कितना आ रहा मतलब है। हिट एंड ट्रायल ही करना है। हिट एंड ट्रायल नहीं, मतलब पता होना चाहिए तुम्हें कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट करता है। ठीक है कितने डिजिट के बाद रिपीट कर, देखो ये क्या है, ये जो आ रहा है ना ये 792 ये कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है पता चल रहा है कुछ? 07 एक सेकंड आई एम सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने 0.076922306 ये देखो नहीं हो रहा है ये भाई ये सर 6 बार ये हो रहा है। देखो ध्यान से देखो ये इतने पे रिपीट हो रहा है 3 3 6 पे हो रहा है। हाँ ठीक है 13 है। इसका मतलब 1/13 जो है ना ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है तो आप समझ सकते हो कि आपको कहा जा रहा है पहले 3 फर्स्ट 3 तो पहला 3 तो 1/1 तो 1/7 ही हो गया, मतलब n की एक वैल्यू तो 7 ही हो गई, एक वैल्यू 13 हो गई और आई थिंक एक वैल्यू 17 ना हो जाए कहीं। क्या सर 17 नहीं होगा सर 17 क्योंकि यहाँ पे आंसर में नहीं दिया हुआ। 19 अच्छा नहीं है 17 नहीं है। ठीक है 21 चेक करो 21 चेक करो 21 चेक करो 19 सर 21 चेक करो 19 तो इसमें प्लस करोगे 39 हो जाएगा, कहीं आंसर में ही नहीं है। ठीक है चलो एक काम करते हैं 21 ही चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 डिजिट के बाद 1/21। वेरी गुड 1/21 पे आ रहा है भाई, वेरी गुड। 0.047619 इतने पे रिपीट हो रहा है। ये 6 हो गया ना? हाँ 6 हो गया, इतने पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n के जो पहले 3 वैल्यूज है ना वो इस तरीके से आएंगे 7 13 और 21 जो है ना ये वैल्यूज होंगे सच दैट वो 6 डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनका सम पूछा है, आ गया समझ में? 41 एक्चुअली 2 फर्स्ट टर्म ही निकालने थे, उसके बाद तो फिर ऑप्शन से ही देख के आंसर समझ में आता है क्योंकि 42 में 22 प्लस करना पड़ेगा और 22 में 2 और 11 आता है, दोनों पे ही 6 डिजिट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। और कोई डाउट है किसी को? ठीक है बच्चों क्लास ऑफ करता हूं मैं, बाय।